हेलो गाइस, वेलकम टू टीटीएस क्लासेज। इस वीडियो में जो है हम लोग क्लास नाइन्थ का जो है एक सैम्पल पेपर करने वाले हैं, ठीक है। और ये जो है पीरियोडिक टेस्ट थर्ड के लिए होने वाला है भाई। और ये जो है क्लास नाइन्थ का है बच्चे, ठीक है। और इसमें जो है 2024-25 टर्म के लिए है, साइंस का क्लास 9 और 80 मार्क्स का है। और ड्यूरेशन जो है वो बच्चे क्या है 3 घंटे। और ये जो पीरियोडिक टेस्ट है बच्चों, ये कितने पीरियोडिक टेस्ट थर्ड होने वाला है, ठीक है, केंद्रीय विद्यालय का, हैदराबाद रीजन का। तो अगर आप केंद्रीय विद्यालय से हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि ये जो पूरा पेपर है आपको भी एकदम बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो मिले, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और कमेंट सेक्शन में भी लिंक जो है वो क्या कर दिया गया है, पिन कर दिया गया। इसका ये देखो, ये आंसर है, मार्किंग स्कीम है इस तरफ, और उस तरफ क्या था बच्चे, पेपर था, ठीक है। ये जो आंसर है मैंने खुद पीडीएफ तैयार किया है, ठीक है। और ये जो है क्वेश्चन पेपर, ये मैंने जो है स्टूडेंट से जो है वो मांगा है, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन पेपर केंद्रीय विद्यालय का, हैदराबाद रीजन का। और आपको पता है सारे जो है रीजन है उनका जो क्वेश्चन पेपर का तरीका होता है वो सेम ही रहता है। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टिश्यू प्रेजेंट अंडर द स्किन एंड अरेंज्ड इन पैटर्न ऑफ लेयर्स। वो टिश्यू का नाम बताओ जो कि हमारे स्किन के अंदर प्रेजेंट होता है और लेयर्स में रहता है। उस स्किन को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, तो आपको पता होगा उसको जो हम लोग बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। इधर देखो मैंने आंसर लिख दिया है वर्ड्स में, आप कैसे लिखोगे उसको देखो। तो द टिश्यू प्रेजेंट अंडर द स्किन, ठीक है, द टिश्यू प्रेजेंट अंडर द स्किन अरेंज्ड इन पैटर्न ऑफ लेयर इज कॉल्ड एपिथेलियल टिश्यू। इसे क्या हम लोग बोलते हैं, एपिथेलियल टिश्यू जो है वो बोलते हैं। सेकेंड सवाल है, स्टेट द लॉ ऑफ इनर्सिया। इनर्सिया का जो लॉ है उसे हमें बताना है। तो द लॉ ऑफ इनर्सिया आल्सो नोन एज द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट, ये कहता है एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है स्ट्रेट लाइन में, तो वो उसी तरह रहेगा जैसा है पहले से। रेस्ट में है तो रेस्ट में, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में, जब तक कि उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा ना दिया जाए, ठीक है। अगला सवाल है, डिफाइंड बायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स को पहले डिफाइन करना है तो डिफाइन कर लेते हैं। बायोटिक फैक्टर्स आर लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम दैट अफेक्ट्स अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो लिविंग कंपोनेंट है, जिंदा कंपोनेंट इकोसिस्टम के, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट करते हैं, वो कैसा है, सारे सारे के सारे बायोटिक कंपोनेंट है, ठीक है। आगे बोला जा रहा है, नेम अ फ्यू बायोटिक फैक्टर्स विच डैमेज द फूड मटेरियल ड्यूरिंग द स्टोरेज। हमें क्या करना है, कुछ बायोटिक फैक्टर्स का नाम बताना है जो हमारे फूड मटेरियल को जो है डैमेज करते हैं स्टोरेज के दौरान, ठीक है। तो इसका जो है उत्तर हो जाएगा, इसका आंसर क्यों नहीं आ रहा है, एक मिनट बच्चे, इसको रीलोड होने दो, ठीक है, थोड़ा सा बस टाइम दो हमें। हाँ, रीलोड हो गया। यहाँ पे क्या बोला जा रहा था, बायोटिक का जो है हमने क्या कर रहा था, एग्जाम्पल्स देख रहे थे। तो एग्जाम्पल्स ऑफ बायोटिक फैक्टर्स दैट कैन डैमेज फूड मटेरियल ड्यूरिंग स्टोरेज आर रोडेंट्स। रोडेंट्स हो गया, जैसे चूहा हो गया, खरगोश हो गया, इंसेक्ट्स एंड फंगाई, क्या है बच्चे, ये सारे लिविंग बींग है। और ये जो है क्या करते हैं, हमारे फसल को बर्बाद करते हैं, है ना। अगला सवाल है, नेक्स्ट सवाल क्या बोला जा रहा है बच्चे, वाई इज द मोशन ऑफ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम वन स्टेशन एंड स्टॉपिंग एट अदर इज नॉन यूनिफॉर्म। मतलब कि ट्रेन एक जगह से शुरू होता है और फिर अगला स्टेशन पर रुकता है, तो इसका जो जो मोशन है वो यूनिफॉर्म क्यों नहीं है। द मोशन, तो हम आंसर लिखेंगे, द मोशन ऑफ ट्रेन इज नॉन यूनिफॉर्म बिकॉज, क्यों है, इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन चेंजेज ओवर टाइम। क्यों, आकाश के फोन आ रहा है भैया, क्यों, क्योंकि जो इसका स्पीड है और जो डायरेक्शन है वो टाइम के साथ चेंज होता है। जैसे कि मान लो कभी स्पीड ट्रेन जो है स्लो होता है, कभी जो है ट्रेन हाई स्पीड में चलता है, और इसका डायरेक्शन भी तो चेंज होता है। वेन द ट्रेन स्टार्ट्स इट्स स्पीड इंक्रीजेज, जब ट्रेन शुरू होता है तो स्पीड बढ़ता है, मेकिंग इट एन एक्सेलरेटेड मोशन, और वो फिर ये एक एक्सेलरेटेड मोशन हो जाता है। एज द ट्रेन ट्रेवल्स इट में एक्सपीरियंस वेरिएशंस इन स्पीड, मतलब कि जब चलता है तो बहुत सारा स्पीड का वेरिएशन होता है, 30, 40, 50, 60, 20, 10 से भी चलता है। इवेंचुअली एज इट अप्रोचेज द स्टेशन इट डिसलेटरेट अंटिल इट कम्स टू स्टॉप।
और जब ये स्टॉप होता है तो फिर क्या होता है, डी एक्सेलरेशन होता है। ठीक है बच्चे। चलो अब जो है पांचवा सवाल पे चलते हैं। गिव रीजन, हमें रीजन देना है। स्टेम प्रोड्यूसेज मोर सीवियर बर्न्स एज कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर, मतलब कि जो भाप होता है, जो स्टेम होता है, मतलब कि आपको जो है एक, मान लो हम पानी उबाले और उसमें से जो वाटर वेपर है उसमें आपको अगर हम बिना कपड़े के डाल दे तो आपका चमड़ा निकलने लगेगा, इतना खतरनाक होता है। ये बॉइलिंग वाटर से जो है ज़्यादा खतरनाक क्यों होता है? तो स्टीम प्रोड्यूसेज मोर सीवियर बर्न्स एज कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर, क्यों? क्योंकि जो स्टीम कंटेन्स मोर एनर्जी देन बॉइलिंग वाटर। जो स्टीम है, जो हमारा भाप है, वो क्या है, ज़्यादा जो है एनर्जी जो है वो इसके अंदर रहता है बॉइलिंग वाटर के कंपेरिजन में। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है ना, आपने लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का नाम सुना होगा। जो बॉइलिंग वाटर है उसके पास लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन नहीं रहता। When steam comes into contact with the skin, it releases this extra energy. जब स्किन के कांटेक्ट में आता है तो एक्स्ट्रा एनर्जी को रिलीज कर देता है, विच काउजेज मोर सीवियर बर्न्स, जिसके कारण जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक जो है बर्न जो है हमें हो जाता है। अब देखो अगला सवाल है बी। टेम्परेचर ऑफ लिक्विड डज नॉट चेंज व्हेन इट्स बॉइल्स। जो लिक्विड का टेम्परेचर है वो चेंज क्यों नहीं होता जब ये बॉयल होता है? ड्यूरिंग बॉइलिंग द एनर्जी सप्लाइड टू लिक्विड इज यूज टू ओवरकम द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। जो लिक्विड के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेज रहते हैं उसको तोड़ने के लिए यूज होता है। एंड कन्वर्ट लिक्विड इनटू गैस, और जो लिक्विड रहता है उसे गैस में बदल देता है। दिस एनर्जी इज कॉल्ड लेटेंट हीट, इसे क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट बोलते हैं। And as long as the phase change occurs, the temperature remain constant। और जब तक जो है ये चेंज होते रहता है, टूटते रहता है उसका जो मॉलिक्यूलर है और वो गैस में बदलते रहता है, तब तक जो है जो टेम्परेचर रहता है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है। अगला सवाल है वाई डज वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट बिकम कूल इन समर। घड़ा में रखा हुआ पानी जो है वो ठंडा क्यों हो जाता है? The earthen pot is porous, allowing water to seep through its walls and evaporate from the surface। आपने देखा होगा जो अर्थेन पॉट होता है उसके ऊपर क्या होता है, छोटे छोटे जो है वो छिद्र होते हैं। तो इससे जो है बाहर पानी निकल आता है, और पानी जब बाहर निकल जाता है तो इसके जो है सरफेस पे बैठ जाता है, और सरफेस पे बैठ जाता है तो क्या होता है? इवोपरेशन होता है, और इवोपरेशन के कारण क्या होता है? कूलिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, कूलिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, evaporation is a cooling process as it take away heat from the water inside the pot and making it cool। अब ये जो वाटर पार्टिकल है ये इवोपरेट होने के लिए अंदर से हीट लेता है और अंदर वाला क्या हो जाता है? कूल हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है ड्रॉ ए लेवल्ड डायग्राम शोइंग सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। क्या करना है हमें? जो है एक लेवल्ड डायग्राम जो है वो बनाना है बच्चे, और इसमें जो है क्या करना है हमें? कैम्फर का जो है बनाना है। कैसे? जो है कैम्फर जो है सीधे सॉलिड से क्या हो जाता है? गैस में बदल जाता है। सब्लिमेशन प्रोसेस का जो है हमें जो है वो क्या करना है बच्चे? बनाना है। ठीक है, तो चलिए इसको जो है सर्च करके देख लेते हैं, वो पिक्चर आपको जो है बना देना है। यहाँ इमेज में आपको दिखा दे रहे हैं कि आप किस तरीके का जो है इमेज बनाओगे, ताकि जो है आपका जो मार्क्स है वो कटे ना। ठीक है, आपने एनसीईआरटी में एक पिक्चर देखा होगा, फनेल को उल्टा करके नीचे से क्या कर दिया, थोड़ा सा कैम्फर को जला रहे हैं और ऊपर से रुई लगा दिया। ठीक है, ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग? सीधे लिक्विड से जो है वो गैस बन जाता है। देखो यही वाला पिक्चर का बात कर रहे थे। अगर आप चाहो तो ये पिक्चर जो है ऐसे बना सकते हो जैसे इस लड़के ने, बेचारे ने बनाया। यहाँ पे इसने क्या किया है कि नीचे जो है वो गरम कर रहा है, नीचे से देखो गरम कर रहा है, और ऊपर क्या है बच्चों? ऊपर जो है, ऊपर देख सकते हो यहाँ पे जो है कैम्फर डाला गया है और ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है ना। तो आप जो है इस तरीके से बनाओगे तो आपको जो है फुल नंबर्स जो है वो बच्चे मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला जो है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इन सबको कट कर देते हैं। ठीक है, अगला सवाल क्या है हमारा? कन्वर्ट
340 केल्विन डिग्री इंटू सेल्सियस, जो 340 केल्विन है इसको क्या करना है, हमें सेल्सियस में जो है वो बदलना है बच्चे, ठीक है, 340 केल्विन को। अब देखो अगर हमें 340 केल्विन को अगर डिग्री में बदलना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 273 केल्विन फ्रॉम द केल्विन टेम्परेचर सब्ट्रैक्ट करना होगा, है ना। क्योंकि देखो 340 केल्विन में से हमें क्या घटाना होगा, 243 केल्विन घटाना होगा, है ना। क्योंकि आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 243 केल्विन। जब आप इसको घटाओगे तो कितना आएगा, 67 डिग्री सेल्सियस जो है वो सही उत्तर आ जाएगा, ठीक है, 67 डिग्री सेल्सियस। अगला सवाल है, ठीक है, आगे बोला जा रहा है इन दोनों में से कोई एक जो है आप बता सकते हो, इन दोनों में से कौन आसान होगा, ठीक है। नेम द सेपरेशन टेक्निक बाय विच वी कैन ऑब्टेन कलर कंपोनेंट्स फ्रॉम द इंक। मतलब कि मान लो आपका जो इंक है उसमें कलर और जो उसके अंदर का जो पानी है उसको अलग आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। नेम द सेपरेशन टेक्निक, ये कौन सा टेक्निक होता है जिससे जो है हम लोग अलग करते हैं, ठीक है। तो इस टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, इसका तो हाँ लिखा गया है, इंक से हम लोग अलग करते हैं तो इसको कौन बोलते हैं, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी होता है और इसका कुछ एप्लीकेशंस क्या है, जैसे सेपरेशन ऑफ पिगमेंट्स इन प्लांट, प्लांट से जो पिगमेंट होता है अगर उसको हटाना है तो इसका यूज होता है। प्यूरिफिकेशन ऑफ केमिकल्स, केमिकल्स के प्यूरिफिकेशन में भी इसका जो है वो यूज होता है, ठीक है। अगला सवाल है, आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ एनिमल्स हैविंग द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। पहला क्या, द वार्म ब्लडेड एनिमल डेट ले एग्स एंड हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट एंड कवरिंग ऑफ फेदर्स। आपको वैसे जो है एनिमल का नाम बताना है जो वार्म ब्लडेड एनिमल है, अंडे देता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है और वो पंख से जो है वो ढका हुआ रहता है। तो इस तरह के एनिमल को जो है आप क्या कहते हैं बच्चे, आप इसे क्या कहते हो, ठीक है। इस तरह के जो है एनिमल्स को क्या कहा जाता है, ठीक है। इस तरह के जो है एनिमल्स को क्या कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो है शायद इसका जो है हमारे पास क्या बोल सकते हो, उसका जो है पीडीएफ नहीं बना पाए, कोई बात नहीं, हम इसको सर्च करके अभी पीडीएफ में डाल देते हैं, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि भाई इसका पीडीएफ क्यों नहीं बनाया, अब हम लोग कहाँ से इसका जवाब लाएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो इसको जो है क्या करते हैं, सर्च करते हैं, ठीक है बच्चे। ये देखो इधर आंसर जो है वो आ जाता है, ठीक है। आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ एनिमल्स हैविंग फॉलोइंग फीचर्स, ठीक है। तो देखो क्लास ऑफ एनिमल्स, देखो ये जो है क्या होता है, एक बर्ड होता है, इसका जो है उत्तर क्या होगा, बर्ड, एव्स। एव्स जो है इसका उत्तर होंगे, पहला का क्या होगा, एव्स होगा। जो बर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं बच्चे, वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ये अंडे देते हैं और इनके जो चैम्बर होते हैं वो कितने होते हैं, 4 चैम्बर हार्ट होता है। दूसरा सवाल है, द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैविंग स्केल्स एंड दे ब्रीथ थ्रू लंग्स। तो ऐसा कौन है बच्चे, ऐसा कौन है जो कोल्ड ब्लडेड है और जो है वो किससे, लंग से सांप लेते हैं, तो ऐसा है रेप्टिलिया, 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 ठीक है, जैसे कि लिजार्ड हो गया। दूसरा है, गिव वन एग्जांपल ऑफ एनिमल बिलोंगिंग टू ईच दीज क्लासेस। तो हम तो एग्जांपल दे चुके हैं, एप्स से मान लो चिकन आ गया, चिकन, और यहाँ क्या आ गया बच्चे, लिजार्ड आ गया, ठीक है, लिजार्ड, लिजार्ड, ठीक है, लिजार्ड। आप चाहें तो यहाँ से जो है आंसर पूरा अच्छे तरीके से लिख सकते हो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है। चलिए इसको अब हम कट कर रहे हैं। अगला जो है सवाल है, बोला जा रहा है क्या, इसको हटा दो, हमने पहले वाले को जवाब दे दिया। बोला जा रहा है डिफाइन पॉली एटॉमिक आयन। पॉली एटॉमिक आयन जो है वो क्या होता है उसको डिफाइन जो है हमें करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ है, ए पॉलीएटॉमिक आयन इज एन आयन कंपोज्ड ऑफ 2 or more एटम्स बॉन्डेड टुगेदर दैट कैरी नेट इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या होते हैं भाई, तो पॉलीएटॉमिक आयन वो होते हैं जब दो एटम जो है बॉन्ड जो है एक साथ करते हैं और वो लोग जो है एक नेट इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो कैरी करते हैं, ठीक है, उन्हीं को क्या बोला जाता है, पॉलीएटॉमिक आयन बोला जाता है, ठीक है। अब देखो आगे क्या था, इसका डेफिनेशन हो गया,
राइट द नेम ऑफ कंपाउंड NH4S2SA4 एंड मेंशन द आयंस प्रेजेंट इन इट। ठीक है, तो देखो इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, द नेम ऑफ कंपाउंड, तो इसको बोलते हैं अमोनियम सल्फेट। इस कंपाउंड को क्या नाम बोलते हैं, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट, इसमें क्या होता है, अमोनियम आयंस होता है और सल्फेट आयंस होता है। क्या बच्चों, अमोनियम आयंस होता है और सल्फेट आयंस होता है। ठीक है, जैसे देख सकते हो इसका सिंबल ये रहता है और इसका सिंबल जो है वो ये रहता है। टाइप करने में बड़ा मुश्किल होता है ये पावर वाला भाई। ठीक है, आप जो है समझ जाओगे कि ये है क्या। ठीक है, तो अमोनियम सल्फेट था, अमोनियम और सल्फेट आयंस जो था। ठीक है, अगला सवाल है व्हाट डज डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन। जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है उसमें क्या रहता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे है डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन जेनेटिक इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर द डेवलपमेंट फंक्शनिंग ऑन ग्रोथ रिप्रोडक्शन ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिज्म एंड मेनी वायरसेज। डीएनए क्या है बच्चे, तो डीएनए वो मॉलिक्यूल है जो जेनेटिक इंस्ट्रक्शन इसके अंदर रहता है। किस चीज के लिए, डेवलपमेंट के लिए, फंक्शन के लिए, ग्रोथ के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए, जिस जीव का भी डीएनए है। अब देखो अगला बोला जा रहा है, अगला सवाल में क्या बोला जा रहा है, नेम द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। जो फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। जीन बोलते हैं उसे। डीएनए प्रेजेंट इन ए सेल व्हेन द सेल इज नॉट डिवाइडिंग इन विच फॉर्म। मतलब कि जब सेल जो है डिवाइड नहीं होता, टूटता नहीं है, तो वो किस फॉर्म में रहता है बच्चे, तो वो जो है क्रोमैटिन के फॉर्म में जो है वो रहता है। व्हेन द सेल इज नॉट डिवाइडिंग द डीएनए इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन। 11वां सवाल है हमारे पास, स्टडी द गिवन ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज एक्सेलरेटेड मोशन। यहाँ पे जो है कौन सा पार्ट जो है बच्चे हमसे जो है एक्सेलरेटेड मोशन जो है वो शो कर रहा है। ठीक है, इनमें से कौन सा पार्ट जो है एक्सेलरेटेड मोशन शो कर रहा है। द पार्ट वेयर द स्लोप ऑफ द ग्राफ इज निगेटिव डिक्रीजिंग इंडिकेट्स रिटार्ड मोशन। जहां पे देखो ग्राफ जो है क्या है, नीचे की तरफ आ रहा है। द पार्ट वेयर द स्लोप ग्राफ इज पॉजिटिव इंडिकेटिंग, यहाँ पे एक्सेलरेटेड हो रहा है। मतलब कि इन दोनों को जगह पे देखना है। यहाँ पे देखो ध्यान से बच्चे, इस वाले जगह पे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो ये एक्सेलरेशन हो रहा है, और यहाँ पे देखो डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे क्या है, डी एक्सेलरेशन हो रहा है। यहाँ एक्सेलरेशन हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है, डी एक्सेलरेशन हो रहा है। अगला सवाल है विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज रिटार्ड मोशन। इनमें से कौन रिटार्ड मोशन शो कर रहा है, तो ये CD वाला ग्राफ का पार्ट शो कर रहा है। अगला कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन फर्स्ट 4 सेकंड ऑफ द जर्नी ग्राफिकली। तो हमें क्या बताना है बच्चे, डिस्टेंस बताना है फर्स्ट 4 सेकंड में। तो देखो यहाँ फर्स्ट 4 सेकंड है, यहाँ तक जो है इसका स्पीड कितना है, 4 मीटर पर सेकंड का स्पीड है। और जो टाइम है बच्चों, टाइम कितना लिया है, 4 सेकंड लिया है। ठीक है, टाइम जो है वो भी कितना लिया है बच्चा, 4 सेकंड लिया है। ठीक है, 4 सेकंड। अब आपको पता है जब हमें क्या निकालना रहता है, डिस्टेंस, तो स्पीड इंटू टाइम कर देते हैं, है कि नहीं। स्पीड इंटू टाइम कर देते हैं, तो कर दो s इंटू टी, डिस्टेंस इज इक्वल टू s इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम। तो देखो यहाँ पे जो स्पीड है वो कितना है, 4 है, और टाइम है वो भी कितना है बच्चे, 4 है। ठीक है, 4 टाइम है, 4 गुने 4 कितना हो जाएगा, 16 जो है वो उत्तर आ जाएगा, 16 मीटर। ठीक है, 16 मीटर। अगला सवाल है स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आपको कौन सा लॉ बताना है बच्चे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो इसको पहले स्टेट कर देते हैं, तब जो है बनाएंगे वो जो सवाल है उसको। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट्स दैट, ये क्या कहता है, द टोटल मोमेंटम ऑफ ए क्लोज्ड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब कि अगर कोई एक क्लोज्ड सिस्टम है तो उसका जो मोमेंटम रहता है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्सेज एक्ट ऑन इट। बशर्ते क्या रहना चाहिए कि इस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स है वो नहीं लगना चाहिए। यही क्या हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। अगला है ए बॉडी of mass 2 kg initially moves with the velocity of 10 meter प्रति सेकेंड and collides with a body of mass 5 kg at rest. After collision, velocity of first body becomes 1 meter per second. Find the velocity of second body. मतलब यहाँ क्या बोला जा रहा है कि दो बॉडी है, समझो एक ये बॉडी है और एक ये बॉडी है। ठीक है,
ये बॉडी जो है इसका जो है रफ्तार मान लो 10 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। ये रेस्ट में था, जब इसको टच किया तो ये कितने के रफ्तार से लगा बच्चे, 1 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से चलने लगा। मतलब ये धीरे धीरे आया होगा, इसको टक्कर मार दिया तो 1 मीटर के रफ्तार से चलने लगा। फिर ये बॉल जो है खुद कितने मीटर के रफ्तार से चलेगा, यही जो है हमसे पूछा जा रहा है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो है क्या किया गया है, लॉ को जो है यूज किया गया। पहले इन्होंने इनिशियल मोमेंटम निकाला, फिर फाइनल मोमेंटम निकाला। इनिशियल मोमेंटम कैसे निकाला, 2 kg बटे में 10 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड जो किया है। इसको जो है सॉल्व करने के लिए जो है क्या करो बच्चे, इसको सीधे सर्च कर लेते हैं को पायलट से। यहाँ पे जो प्रिंटिंग है वो अच्छा से नहीं हुआ, गिज बिजा गया है एकदम से। आपको भी नहीं मजा आएगा, मेरे को भी मजा नहीं आएगा, ठीक है। को पायलट एकदम मस्त से समझाता है, देखो यहाँ पे आई लाइक ए आई। ए आई आजकल जो है एकदम मस्त हो रहा है। देखो यहाँ मास ऑफ फर्स्ट बॉडी टू फाइंड, यहाँ पे देखो इसने सीधे रूल लगाया है हमारे पास। क्या रूल लगाया है, देखो m1 × u1। आपने जो है ये रूल जो है वो पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, m1 × u1 इज इक्वल टू, अच्छा m1 × प्लस होता है यहाँ पे, सॉरी, प्लस m2 × u2 इज इक्वल टू m1 × v1 m2 × v2, ठीक है। तो देखो यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। पहले वाले का मास कितना है बच्चे, इसका 2 kg है, ठीक है, 2 kg। इसका स्पीड कितना है, इसका स्पीड जो है वो 10 मीटर प्रति सेकेंड है ना, 10 मीटर के रफ्तार से जा रहा है, प्लस में 2 × 10 हो गया, प्लस में। अब देखो इसका जो मास है वो कितना है, 5 kg है, तो 5 में, अब जो इसका जो स्पीड था बच्चे वो 0 मीटर प्रति सेकेंड था पहले, है ना, 0 के रफ्तार से जा रहा था, इंटू में। अब देखो m1 × v1, अब जो है हमारा जो इसका रफ्तार हो गया है, रफ्तार चल पड़ा है, तब जो है इसका स्पीड जो है वो क्या आ रहा है, ठीक है। जब ये रफ्तार जो है हो चुका है तब इसका स्पीड कितना आ रहा है, तो 2 × 1 हो जाएगा, 2 × 1 है कि नहीं, क्योंकि इसका जो स्पीड है फिर वो कितना आ गया बच्चे, दो 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 का स्पीड आ गया है ना। देखो क्वेश्चन में लिखा है इसका मास 2 है, इसका स्पीड जो है वो 1 मीटर प्रति सेकंड का रफ्तार आ गया 0 से, है ना। तो 2 × 1 हो गया, 2 × 1, 2 किलो का है मास, 1 मीटर प्रति सेकंड है। m2 × v2, ठीक है। अब जो है इसका मास तो 10 है, लेकिन हमें इसका v2 जो है वो नहीं पता है ना, मास कितना है 5 kg, तो 5v2 जो है वो कर देंगे, क्या कर देंगे, प्लस में 5v2, यही से हमें वेलोसिटी निकलेगा। अब देखो इधर आ जाएगा 10 और 5 × 0 0 हो जाएगा। ये देखो 2 उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, माइनस आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 5v2। यहाँ से देखो 8/5 जो है वो सही उत्तर आ जाएगा, है ना। ये 20 था ना, है ना, 20 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 18। 18/5 जो है वो v2 का वैल्यू आ जाएगा, मतलब कि v2 का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 3.6 मीटर पर सेकेंड जो है यहाँ से उत्तर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। चलो अगला सवाल चलते हैं। व्हाट हैपेंस, क्या होगा जब जो है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज ट्रिपल्ड। अगर मान लो जो उनके बीच का जो डिस्टेंस है बच्चे वो क्या कर दिया जाएगा, तिगुना कर दिया जाएगा, मास डबल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ अब खेल रहा है, ठीक है बच्चे, मास डबल कर दिया जाएगा, कभी जो है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एज वेल एज डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड। तो आपको जो है यहाँ पे सबसे पहले ये फॉर्मूला जो है पता होना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला, ठीक है, ये वाला जो है फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, एफ इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 × m2 बटे में r², है ना। अब देखो आपको यहाँ सब पता है, फोर्स है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है, डिस्टेंस को अगर ट्रिपल कर दोगे, ठीक है, डिस्टेंस को क्या कर दोगे बच्चे, ट्रिपल कर दोगे, तो यहाँ फोर्स क्या आएगा, यहाँ फोर्स आएगा g, m1 × में m2, और यहाँ पे अगर ट्रिपल करोगे तो 3r का स्क्वायर होगा, है ना, 3r का स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस ट्रिपल हो गया, तो ये होगा g
m1 इंटू m2 और यहाँ क्या आ जाएगा 9r का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो जो पहले फोर्स आ रहा था, है ना, जो पहले फोर्स आ रहा था वो क्या आ रहा था, ये आ रहा था, है ना, जी m1 इंटू m2 बटे में आर स्क्वायर। अब इसका क्या हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा, है ना, तो फोर्स का 1/9 हो जाएगा। दूसरा है अगर मास को डबल कर दिया, ठीक है, मास को जब डबल कर दोगे तो क्या होगा, जी कांस्टेंट रहेगा 2m1 इंटू 2m2, ठीक है, मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट बटे में आर स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा, जो हमारा फोर्स है ना बच्चों वो 4 गुना हो जाएगा, 2 और 2 क्या हो जाएगा 4 फोर्स आएगा, 4 गुना आएगा फोर्स। अब जो है ये, ठीक है, अब तीसरा फोर्स निकालना है, जब मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एज वेल एज डिस्टेंस। अब मास और ऑब्जेक्ट दोनों डबल कर दिया गया, मतलब कि जी तो कांस्टेंट रहेगा 2m1 इंटू m2 और जो डिस्टेंस है वो भी डबल कर दिया गया। ठीक है, तो 2r का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है कि नहीं, 2r का स्क्वायर। यहाँ से देखो ऊपर से क्या आ जाएगा, जी इंटू में 4m1 इंटू m2 आ जाएगा, है ना, गुना करोगे तो, और यहाँ क्या आ जाएगा 4r स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 4 से 4 कट जाएगा तो सिर्फ भी क्या आएगा, सिर्फ f और f आएगा। तो आपको जो है समझ में आ गया होगा हम जो है वो कैसे इसका सॉल्यूशन किए। नेक्स्ट सवाल है उसको पढ़ते हैं बच्चे। अगला सवाल क्या बोला जा रहा है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज। हमको क्या करना है, एक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस के बीच में क्या करना है बच्चे, अंतर बताना है। एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीजेस क्या होते हैं, ठीक है, तो देखो एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज लिखे हैं, ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, सडन ऑनसेट होता है, मतलब बहुत जल्दी जो है ये आ जाता है। क्रॉनिक डिजीज क्या होता है, लंबा समय के लिए, परसिस्टेंट और स्लो प्रोग्रेशन। इसका क्या होता है, जैसे आपको मान लो फ्लू होगा तो वो बड़ा जल्दी एकदम डेंजरस हो जाता है, बहुत जल्दी 1-2 दिन के अंदर, ठीक है, लेकिन ये जो क्रॉनिक डिजीजेज होता है जैसे डायबिटीज है, ये धीरे धीरे आपका जान लेगा और एक दिन मार देगा। ये धीरे धीरे होता है और स्लो प्रोग्रेशन होता है। ठीक है, अगला सवाल था, कॉन्जेनाइटल और एक्वायर्ड डिजीजेज में अंतर बताना है। कॉन्जेनाइटल डिजीज क्या होता है और एक्वायर्ड डिजीज क्या होता है, ठीक है, दोनों के लिए हेडिंग दे दिए हैं। प्रेजेंट एट बर्थ, कॉन्जेनाइटल, देखो जेनाइटल शब्द का ही मतलब होता है बर्थ, जेनेटिक्स, तो ये जो है बर्थ के समय प्रेजेंट होता है। ओपन जेनेटिक मतलब आपका माँ बाप को अगर रोग है तो वो आपका भी होगा, जैसे कि डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो है अगर आपके माँ बाप दादा दादी में होगा तो आप में भी हो सकता है कि आ जाए, तो ये कॉन्जेनाइटल डिजीज है। एक्वायर्ड डिजीज डेवलप्स आफ्टर बर्थ ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, ये जो है बर्थ के बाद होता है कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण, जैसे कि ट्यूबर क्लोसिस हो गया। ठीक है, अगला हमें अंतर बताना है इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में अंतर। काउज्ड बाय पैथोजेंस, ये जो है इन्फेक्शियस डिजीज ये किसके कारण होता है, पैथोजेंस के कारण। नॉट काउज्ड बाय पैथोजेंस कैन स्प्रीड, ये जो है वो फैल सकता है, ठीक है, लेकिन ये जो है वो फैल नहीं सकता। कैन नॉट स्प्रीड, जैसे कि मान लो आपको हाइपर टेंशन हो गया, आपको बहुत टेंशन हो रहा है भाई कि अब करे तो करे क्या, तो ये भी तो एक बीमारी है, ठीक है, लेकिन कोविड-19 क्या है, ये जो है फैल सकता है। तो यही जो है अंतर है इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस के बीच में। अगला सवाल है हमारे पास, डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी। आपको जो है पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन देना है कि पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होता है, ठीक है, तो जो फोर्स जो है यहाँ लिख के समझाते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन और स्टेट। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, अगर कोई पोजीशन के कारण या फिर कोई स्टेट के कारण, जैसे एक बॉल है, बॉल को नीचे रख दोगे पृथ्वी पर तो उसके पास कोई एनर्जी नहीं है, लेकिन अगर उसका पोजीशन ऊपर ले जाओगे, उसका स्टेट ऊपर ले जाओगे तो उसके अंदर एनर्जी तो स्टोर हो रहा है ना, जब उसको छोड़ोगे तो नीचे गिर रहा है, एनर्जी के कारण ही तो गिर रहा है। ठीक है, तो इसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसे गुलेल है, गुलेल को वैसे ही छोड़ दो, अगर उसको पोजीशन जो है पीछे लबाड़ के ले आओगे, अगर उसका स्टेट चेंज करोगे, जैसे ये गुलेल है भाई, तो इसका अगर मान लो दोनों फीता यहाँ बंधा है, अगर इसको पीछे तीरोगे तो ये बढ़ेगा, तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है। गिव एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वेयर एनर्जी इज एक्वायर्ड बाय ए बॉडी टू चेंज इट्स शेप।
तो स्ट्रेचिंग ऑफ ए स्प्रिंग है ना, ये क्या है, एक पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल है। ऐसे आप स्ट्रेच कर दोगे, एकदम छोटा कर दोगे, जब निकलेगा तो ऐसे बड़ा हो जाता है कि नहीं। अगला है क्या, एक आपसे जो है एक क्या पूछा गया है, ए स्काइयर ऑफ मास 50 kg, ठीक है, 50 kg stands at the top of sky jump. He takes off at A from his jump to B. Calculate the change in his gravitational potential energy between A and B. ठीक है, तो आपको बताना है कि उसके जो है बीच में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो अंतर आया वो कितना आया। ठीक है, तो ये जो है आपको क्या है, एक एमसी एक न्यूमेरिकल है, और आपको पता है न्यूमेरिकल न्यूमन से प्रिंट हुआ नहीं है, तो इसको सर्च कर लेते हैं को पायलट पे। मेरा मुंह बोलते बोलते दुखा गया भाई। देखो यहाँ अच्छे से बनाया रहेगा। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो हमें पहले पता होना चाहिए इसके लिए। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चे, एम जी एच। हाइट में जितना चेंज आता है, चेंज को हम लोग ट्राइंगल से डिनोट करते हैं। ठीक है, चेंज को किससे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू में जी, और हाइट में जो चेंज आएगा उसको बोलते हैं। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ देखो जो इसका वेट है वो कितना है, 50 है। ठीक है, और जो हमारा 9.8 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, और जो इसका हाइट है बच्चे, वो हाइट डिफरेंस कितना है, 20 मीटर का है ना। आप क्वेश्चन में देख सकते हो हाइट जो है, डिस्टेंस क्या है, 20 मीटर का। ये जो है ऊपर से नीचे आ रहा है, और इनके जो बीच का जो हाइट है वो कितना है, 20 मीटर का है ना, 20 मीटर का। देख सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए 20 मीटर जो है यहाँ पे इनके बीच का अंतर है 20 मीटर। ठीक है, हाइट का अगर अंतर 20 मीटर है बच्चे, हाइट का अंतर क्या है, 20 मीटर है, तो यहाँ 20 से गुना कर दोगे तो कितना आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी 9800 जूल जो है वो आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, तो अगला सवाल है 16 नंबर। ठीक है, 16 नंबर सवाल है। अगर बच्चों आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो, ठीक है, इसका सॉल्यूशन का जो है अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पे पिन किया गया है, और आपको जो है मेरे जो है कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। और जो है मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि जो आपका एग्जाम होता है उसमें जो है 27 क्वेश्चन नहीं रहता, 27 क्वेश्चन जो है वो नहीं रहता है। कितना क्वेश्चन रहता है, ज्यादा से ज्यादा 15 क्वेश्चन रहता है पीरियोडिक टेस्ट में। ठीक है, यहाँ पे 27 क्वेश्चन है, ये फाइनल एग्जाम की तरह पेपर बना दिया है, तो ये पेपर बनाने वाला का गलती था। ज्यादातर स्कूल्स में जो है वो 15 क्वेश्चन ही आते हैं पीरियोडिक टेस्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको अदर सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पे जाइए, और वहां से प्लेलिस्ट से आप जो है देख सकते हैं। ठीक है।